मुझे आते आते शाम हो चली थी। रास्ते भर खेतों से लौटते हुए लोग मिल रहे थे। डूबते सूरज की ललिमा भी फीकी पड़ती जा रही थी। चरवाहे भी जानवरों को चराकर घर लौट रहे थे। जानवरों के गले में बंधी हुई घंटी की आवाज़ एक के बाद एक सुनाई दे रही थी और कुछ पनिहारियन भी पानी भरकर आ रही थी। कुछ पानी भरने जा रही थी। मैं घर वापस आ गया और घर आकर मैंने किसी से भी कुछ नहीं कहा। माँ ने पूछा भी कहाँ था दिन भर। मैंने कहा दोस्तों के साथ। फिर माँ ने भी कुछ नहीं पूछा। हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था। माँ चूल्हे पर खाना बना रही थी। फिर सबको दादी ने खाना खाने के लिए कहा। उस समय लालटेन या टिबरी की ही रोशनी हुआ करती थी। दादी ने सबके लिए खाना परोसा। सब ने खाना खाया। मैंने खाना खाते हुए दादी से पूछा कि दादी सच में उस खेतों वाले बड़े पहाड़ पर भूत रहते हैं? दादी बोली हाँ, हमारे बुजुर्ग बताते थे कि उस पहाड़ पर भूत रहते हैं। फिर सब सो गए। दूसरे दिन मैं फिर उस पहाड़ पर चला गया। मुझे केशव भैया और मधुरिमा दीदी बहुत अच्छे लगे। मैं अब रोज रोज वहाँ जाता, उनसे बात करता और चला आता। फिर दिवाली आई। मैं 3 दिनों तक पहाड़ पर नहीं जा पाया और गांव में मेला भी लगा था। मैंने मेला से बांसुरी खरीदी केशव भैया के लिए। उन्होंने बताया था कि उन्हें बांसुरी बजाना पसंद है, लेकिन वो गांव जाकर नहीं खरीद सकते। मैं दिवाली के बाद उन लोगों से मिलने गया। केशव भैया के लिए बांसुरी और दोनों के लिए दिवाली का प्रसाद भी लेकर गया। केशव भैया ने बांसुरी तो ले ली, लेकिन जैसे ही मैं दोनों को प्रसाद देने लगा तो दोनों डर कर बोले, ये प्रसाद हम नहीं ले सकते, इसे उस टीले पर रख दो, पशु पक्षी खा जाएंगे। मैंने सोचा नहीं खाना होगा प्रसाद, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। मैंने भी प्रसाद टीले पर जाकर रख दिया। केशव भैया ने बहुत अच्छी बांसुरी बजाई। सुनकर बहुत अच्छा लगा। मुझे अब आदत सी पड़ गई थी उन दोनों से। ना मिलूं तो अच्छा नहीं लगता था। और मधुरिमा दीदी भी मेरे आने का हमेशा इंतज़ार करती थी। एक दिन ना पहुंचूं तो परेशान हो जाती थी। पूछती थी, क्यों राजू, कल क्यों नहीं आए? तुम आते हो तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि अभी भी कोई अपना है। फिर मेरे स्कूल की छुट्टी भी ख़त्म होने वाली थी और पापा के ऑफिस की भी। अब हमें वापस लौटना था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। पापा ने कहा कि हम 2 दिन के बाद वापस जा रहे हैं। मैंने सोचा अब मैं मधुरिमा दीदी से नहीं मिल पाऊँगा। मैंने पापा से पूछा, लेकिन पापा मैं कल तो अपने दोस्तों के साथ खेतों में घूमने जा सकता हूँ। पापा बोले नहीं। मैंने कहा कि हम तो 2 दिन के बाद जा रहे हैं, तो कल तो मैं घूमने जा सकता हूँ ना। पापा बोले कल हमें किसी के यहाँ जाना है, वो भी सब परिवार। तभी दादी बोली बेटा कहाँ जाना है? किसके यहाँ? पापा बोले वो पड़ोस वाले गांव का मेरे बचपन का सहपाठी था ना, पूरन सिंह, उसके यहाँ 2 बेटियों के बाद बेटा हुआ है। वो भी गांव में नहीं रहता, बाहर कहीं नौकरी करता है, लेकिन इस समय गांव में है। कल उसके बेटे का नामकरण और साथ में भोज भी है, तो उसके यहाँ जाना है। दादी बोली अच्छा वही पूरन, तब तो बहुत अच्छी बात है, हम सब चलेंगे। मैं अभी सुनार के यहाँ से बच्चे के लिए कुछ ले आती हूँ। बाजार भी तो जाना होगा, बच्चे और बहू के लिए कुछ कपड़े लेने होंगे। पापा बोले हाँ माँ, अभी चली जाओ। दादी सामान लेने चली गई और मैं सोच में डूब गया कि कल मैं नहीं जा पाऊँगा दीदी के पास। अब दूसरे दिन हम सब पूरन सिंह अंकल के यहाँ पहुँचे। उनके बड़े भाई भान सिंह मुझे कुछ अजीब और डरावने लगे। बचपन का कोमल मन जरा जरा सी डरावनी चीज़ें देखकर भयभीत हो जाता है। लेकिन उनकी पत्नी अच्छी थी, मुझे बड़े प्यार से गोदी में बिठाकर बातें की। फिर मैं पूरन सिंह अंकल की बेटियों के साथ खेलने लगा। थोड़ी देर बाद सब पंगत में बैठे, सब ने खाना खा लिया। फिर महिलाओं की बारी आई, लेकिन तभी भान सिंह जी की पत्नी दौड़ते हुए आई और बोली, डॉक्टर को बुलाइए, जीजी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है। मेरी माँ और दादी खाने से उठकर अंदर पहुँचे और बाकी लोगों से कहा गया कि आप लोग
खाना खाएं। ये थी पूरन सिंह अंकल और मान सिंह की विधवा बहन, जो पूरी तरह से अपने भाइयों पर आश्रित थी। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, घबराने की बात नहीं है, बस थोड़ी कमजोरी है, इनका ख्याल रखिए। डॉक्टर के जाने के बाद हम सब अंदर पहुँचे उन्हें देखने, लेकिन ये क्या, मैंने उनके कमरे में जाकर देखा कि एक दीवार पर मधुरिमा दीदी की फ़ोटो लगी थी। मैंने सबसे कहा कि ये तो मधुरिमा दीदी हैं। सब ने पूछा, लेकिन तुम कैसे जानते हो? मैंने कहा कि ये और केशव भैया तो हमारे गांव के ऊंचे वाले पहाड़ पर झोपड़ी में रहते हैं। तभी भान सिंह की बहन बोल पड़ी, कहाँ है मेरी बेटी? कोई कुछ नहीं बताता, ना जाने कहाँ चली गई है। वो उस चरवाहे से प्यार करती थी। एक रोज वो उसके साथ ना जाने कहाँ चली गई, फिर तब से लौट कर नहीं आई। अपनी माँ के बारे में भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। वो मेरी इकलौती संतान थी। तब मैंने कहा, बुआ जी आप परेशान ना हो, मुझे पता है वो दोनों कहाँ रहते हैं, मैं रोज उनसे मिलता हूँ। पहाड़ पर मुझे मधुरिमा दीदी खाना भी खिलाती हैं। तभी भान सिंह बोले, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लोग जिंदा हैं? मैंने अपने हाथों से ही उनके खाने और पानी में जहर मिलाया था। तभी पूरन सिंह अंकल बोले, ये क्या कह रहे हैं भैया? भान सिंह बोले, हाँ मुझे ऐसा करना पड़ा। उस लड़की ने सारे समाज के सामने हमारी नाक कटवा दी, तभी तो मुझे ऐसा करना पड़ा। एक दिन मुझे पता चला कि वो दोनों यहाँ से भागकर पड़ोस वाले गांव के पहाड़ पर छुप कर रह रहे हैं। मैं ताक में था कि दोनों झोपड़ी से बाहर जाएं। केशव लकड़ियाँ लेने चला गया और मधुरिमा दूर पानी भरने चली गई। मैं झोपड़ी में गया, देखा तो एक छोटा सा मटका छाछ से भरा है और एक बड़ा सा मटका पानी से। मैं दोनों में विष घोल कर भाग आ गया। फिर मैं दोबारा वहां नहीं गया। सोचा कि मर ही गए होंगे दोनों, लेकिन ये कह रहा है कि जिंदा हैं दोनों। तभी मैंने कहा कि लेकिन वो लोग अभी तक जिंदा हैं, मैं उन लोगों से मिला हूँ। आपको भरोसा नहीं होता तो चलिए वहाँ पर ले चलता हूँ। मैं अपने पापा पूरन सिंह, अंकल भान सिंह और भी 2-4 लोग उस पहाड़ पर गए। हम चढ़ते हुए पहुँच गए। वहाँ झोपड़ी में जाकर देखा कि 2 कंकाल एक दूसरे के बगल में पड़े हैं और मेरी दी हुई बांसुरी केशव भैया की मुट्ठी में है। तभी पूरन सिंह अंकल बोले, कल इन लोगों का अंतिम संस्कार करवाना होगा। लगता है इन लोगों की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। अभी तो शाम हो चुकी है भैया, ये आपने बिल्कुल भी सही नहीं किया, पूरन सिंह अंकल ने भान सिंह से कहा। और हम उतर चले पहाड़ से। तभी भान सिंह का पैर फिसला और वो पहाड़ से ऐसे गिर के फिर कभी उठ ना सके। केशव और मधुरिमा ने अपना बदला ले लिया था और शायद उस दिन के बाद मैं वहाँ कभी नहीं गया। बरसों बाद मैं फिर इस पहाड़ के पास आया हूँ और पहाड़ के ऊपर जाने का मन कर रहा है। चलो हो ही आता हूँ। और मैं चला पहाड़ पर। फिर आज मुझे प्यास लगी है। ऊपर पहुंचकर मेरे कंधे पर फिर किसी ने हाथ रखा पहले की तरह और मुस्कुराते हुए पूछा, प्यास लगी है?